हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार बनाम राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि यदि मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई मतभेद हो जाता है, तो इस अवस्था में कौन जीतेगा? ओके, इस अवस्था में कौन प्रबल होगा? इस अवस्था में कौन जीतेगा? आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्टिकल 37 कहता है, आर्टिकल 37 सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नेवरदलेस दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इनकॉर्पोरेट दीज प्रिंसिपल्स इन लॉज एनेक्टेड एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहली लाइन कहती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है फ्रेंड्स कि मान के चलिए यदि देश की जो सरकार है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर रही है और सरकार राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही है, तो भी आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं, तो भी आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि सरकार डीपीएसपी को लागू करे। यानी कि ये सरकार की मर्जी है, यदि सरकार चाहेगी तो सरकार डीपीएसपी को लागू करेगी और यदि सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करेगी। यानी कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, एक कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि आप न्यायालय में जाके सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि सरकार इन सिद्धांतों को लागू करे। उसके बाद आगे कहते हैं कि नेवरदलेस दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इनकॉर्पोरेट दिस प्रिंसिपल्स इन लॉज एनेक्टेड एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड। यानी कि फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि भले ही ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, भले ही ये जो सिद्धांत हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो भी ये प्रिंसिपल्स देश के गवर्नेंस में फंडामेंटल होंगे, यानी कि देश के प्रशासन में, देश के शासन में मूलभूत होंगे। ओके, भले ही ये जो प्रिंसिपल्स हैं, भले ही ये जो सिद्धांत हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो भी ये देश के शासन में मूलभूत होंगे। ओके, तो क्या मतलब है इस बात का कि ये देश के शासन में मूलभूत होंगे, कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल होंगे। इस बात का ये मतलब है कि सरकार, इस बात का ये मतलब है कि राज्य जब भी कोई नीति या कोई कानून बनाएगा तब राज्य को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी या लॉ बनाएगा तब स्टेट को इन प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रखना होगा। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि राज्य किसी भी कानून या किसी भी नीति को इन सिद्धांतों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट है, स्टेट किसी भी लॉ या किसी भी पॉलिसी को ये जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी में दिए गए जो निर्देश हैं, इन निर्देशों के अकॉर्डिंग ही बनाएगा। ओके, क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। इस बात का ये मतलब है कि राज्य जब भी कोई कानून या जब भी कोई नीति बनाएगा, यानी कि कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाएगा, तो उस समय राज्य उस कानून या नीति को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाएगा। ओके,
सो हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि अनुच्छेद 37 कहता है कि भले ही डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है, तो भी ये कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल हैं, यानी कि देश के शासन में मूलभूत हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन केस 1951, यानी कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराईराजन का मामला। सो क्या कहता है ये केस? सो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लॉज मेड टू एनफोर्स डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स and they have to run in subsidiary and in conformity with fundamental rights, and in case of conflict between fundamental rights and DPSP, fundamental rights should prevail over DPSP। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों को अधिलेखित नहीं कर सकते हैं और उन्हें मौलिक अधिकारों के अनुरूप चलना होगा, और मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर प्रबल होंगे। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको अनुच्छेद 44 के बारे में पढ़ाया था, आर्टिकल 44 के बारे में पढ़ाया था। आर्टिकल 44 क्या कहता था कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव कर सके, यानी कि समान सिविल कोड को, समान सिविल संहिता को प्राप्त कर सके। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, समान सिविल संहिता क्या है, यदि आप इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप कल का लेक्चर देखें, उसमें मैंने इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब फ्रेंड्स, सरकार क्या करती है, यानी कि राज्य क्या करता है, मान के चलिए संसद है, तो संसद क्या करता है, संसद एक कानून बनाता है और संसद इस कानून को अनुच्छेद 44 के तहत दिए गए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बनाता है। ओके, यानी कि सीधी भाषा में संसद एक कानून बनाता है और संसद इस कानून को क्यों बनाता है, ताकि अनुच्छेद 44 के तहत दिए गए डीपीएसपी को लागू किया जा सके। यानी कि संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए कानून बनाता है। ओके, अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि ये जो कानून है वो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, यानी कि राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन करता है। अब हम सभी जानते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ओके, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। अब इस अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यदि कोई कानून है जो किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यदि वो कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसी अवस्था में उस कानून को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ओके, यानी कि यदि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में कोई भी संघर्ष होता है, तो ऐसी अवस्था में मौलिक अधिकार विजय होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे उदाहरण में कि कानून क्यों बनाया गया है, समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए, जो कि क्या है, एक डीपीएसपी है, लेकिन ये जो कानून है वो धर्म के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, और जो धर्म की स्वतंत्रता है वो एक मौलिक अधिकार है। तो चूंकि भले ही ये कानून एक डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया, लेकिन यदि ये धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय इस कानून को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर देगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये मतलब है इस बात का। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आता है री केरला एजुकेशन बिल केस 1957। क्या कहता है री केरला एजुकेशन बिल केस 1957? सुप्रीम कोर्ट रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी इन एस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट adopted the theory of harmonization, in which court declared that in general DPSP cannot override fundamental rights. However, in fixing the scope and ambit of fundamental rights, court must not completely ignore DPSP and should try to give effect to both as much as possible, because there is no inherent conflict between fundamental right and DPSP. It is thus the responsibility of court to implement DPSP along with guaranteeing non-violation of fundamental right। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना में डीपीएसपी के महत्व को महसूस करते हुए सामंजस्य के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें अदालत ने घोषणा की
कि सामान्य तौर पर डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को अधिलेखित नहीं कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू कराने में कोर्ट को पूरी तरह से डीपीएसपी की अनदेखी नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दोनों को अधिक से अधिक प्रभाव दे, क्योंकि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच कोई अंतर्रहित संघर्ष नहीं है। इस प्रकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करने की गारंटी के साथ साथ डीपीएसपी को लागू करना न्यायालय की जिम्मेदारी है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फ्रेंड्स री केरला एजुकेशन बिल में क्या हुआ कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस को समझ लिया कि डीपीएसपी एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि री केरला एजुकेशन बिल केस में क्या हुआ कि फाइनली सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को समझ लिया कि जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, वो एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में कितने अधिक आवश्यक हैं। यानी कि बिना डीपीएसपी के कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना बहुत अधिक मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, वो कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, वो उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ओके, क्या हुआ इस केस में? इस केस में सर्वोच्च न्यायालय इस बात को समझ गया कि डीपीएसपी जो है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। और इस बात को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सामंजस्य के सिद्धांत को अपनाया। सामंजस्य का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन क्या है? सामंजस्य के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का सबसे प्रथम कर्तव्य तो यह है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाए। यानी कि न्यायालय का सबसे प्रथम कर्तव्य है, प्राइमरी ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। ओके, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करते हुए, यानी कि जब न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा है तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए ऐसा ना हो कि न्यायालय डीपीएसपी को पूरी तरह से इग्नोर कर दे, डीपीएसपी को पूरी तरह से अनदेखा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में इतने अधिक व्यस्त हो जाएं कि वो डीपीएसपी को पूरी तरह से अनदेखा कर दें। ओके, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो डीपीएसपी हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं और डीपीएसपी हैं, उनके बीच कोई अंतर्निहित संघर्ष नहीं है, यानी कि कोई इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्निहित संघर्ष का क्या मतलब होता है? जैसे जिनमें जन्मजात शत्रुता हो, जैसे कि सांप और नेवले की जो शत्रुता है वो जन्मजात शत्रुता है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच कोई भी ऐसी जन्मजात शत्रुता नहीं है। इसलिए न्यायालय जब मौलिक अधिकारों को लागू करवा रहे हैं तो उस वक्त न्यायालय को डीपीएसपी को पूर्णतः इग्नोर नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से अनदेखा नहीं करना चाहिए, और न्यायालय को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जहां तक हो न्यायालय मौलिक अधिकारों को भी लागू करवाए और उसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी लागू करवाए। ये न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय इस बात का ध्यान रखे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो और उसके साथ साथ डीपीएसपी को भी लागू किया जाए। अब ये बात यदि कुछ छात्रों को समझ में ना आई हो तो उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि वो इस बात को काफी आसानी से समझ लें। फ्रेंड्स, पिछली स्लाइड में हमने आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 से एग्जाम्पल लिया था। आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य इस बात का प्रयास करे कि वो समान नागरिक संहिता या फिर समान सिविल संहिता को प्राप्त कर सके, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव कर सके। ओके, अब मान के चलिए संसद ने एक कानून बनाया और ये जो कानून है वो किससे इंस्पायर्ड है, यानी कि किससे प्रेरित होकर बनाया? अनुच्छेद 44 से प्रेरित होकर बनाया। यानी कि संसद ने इस कानून को समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बनाया। और समान सिविल संहिता क्या है? वो एक डीपीएसपी है। हम ये कह सकते हैं कि संसद ने एक डीपीएसपी को एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कानून बनाया। अब ये जो कानून है, मान के चलिए इसमें 20 धाराएं हैं, तो हम जानते हैं हर कानून में कुछ ना कुछ धाराएं होती हैं या सेक्शंस होते हैं। इस कानून में जो है 20 धाराएं हैं, यानी कि 20 सेक्शंस हैं। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स मान के चलिए कि ये जो कानून है इसकी जो आखिरी
5 धाराएं हैं, यानी कि इसकी जो लास्ट 5 सेक्शंस हैं वो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। यानी कि वो आखिरी 5 धाराएं ऐसी हैं कि यदि उनको लागू कर दिया गया तो वे धर्म की स्वतंत्रता को पूर्णतः खत्म कर देंगे, वे धर्म की स्वतंत्रता को पूर्णतः नष्ट कर देंगे। ओके, सो अब सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि न्यायालय का पहला कर्तव्य है कि वो मौलिक अधिकार का संरक्षण करे। सो ऐसी अवस्था में जब ये जो आखिरी 5 धाराएं हैं वो धर्म के अधिकार को पूर्णतः खत्म कर रहे हैं, तो अब न्यायालय का सबसे पहला कर्तव्य है कि न्यायालय इन आखिरी 5 धाराओं को अवैध घोषित कर दे, असंवैधानिक घोषित कर दे और इन धाराओं को खत्म कर दे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स मान के चलिए अब कितनी धाराएं बची? 15 धाराएं बची। सो इस कानून की जो बचे हुए 15 सेक्शंस हैं, यानी कि इस कानून के जो बचे हुए 15 धाराएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि या तो वे पूर्णतः धर्म के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, यानी कि वे धर्म के अधिकार के साथ, धर्म की स्वतंत्रता के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, या फिर यदि वे धर्म की स्वतंत्रता के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते भी हैं, उसका थोड़ा बहुत उल्लंघन करते भी हैं, तो वो ना के बराबर है, वो नेग्लिजिबल है, वो इतना है कि उसे इग्नोर किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पहली कंडीशन तो यह है कि या तो वे धर्म के अधिकार का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करते हैं, और यदि वो थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते भी हैं धर्म की स्वतंत्रता के साथ तो वो नेग्लिजिबल है, वो ना के बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो अब ये ऐसी अवस्था आ गई है कि जिसमें न्यायालय मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जिसमें न्यायालय इस बात का फायदा उठा सकता है और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो अब न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को पूर्णतः इग्नोर ना करे, उसे पूर्णतः अनदेखा ना करे, और न्यायालय ये जो 15 धाराएं हैं जो मौलिक अधिकार का या तो उल्लंघन नहीं कर रही हैं या फिर कर भी रही हैं तो इस प्रकार से कर रही हैं कि वो बहुत कम है, वो नेग्लिजिबल है और उसमें सामंजस्य बिठाया जा सकता है, उसमें हार्मनी एस्टेब्लिश की जा सकती है। सो अब ये न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखे कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, और फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना होते हुए ये जो बची हुई 15 धाराएं हैं इनको भी लागू करवाया जाए। ओके, सो ये जो बची हुई 15 धाराएं हैं इनको न्यायालय अवैध घोषित ना करे, न्यायालय इन 15 धाराओं को लागू करवाए ताकि समान नागरिक संहिता को, समान सिविल संहिता को प्राप्त किया जा सके, ताकि एक डीपीएसपी को भी प्राप्त किया जा सके। सो ये मतलब था इस बात का। उसके बाद फ्रेंड्स, however if only one interpretation is possible, that is court has no choice of harmonization, then courts have to implement over fundamental rights। यानी कि हालांकि यदि केवल एक ही व्याख्या संभव है, यानी कि कोर्ट के पास सामंजस्य का कोई विकल्प नहीं है, तो कोर्ट को मौलिक अधिकार को लागू कराना होगा। सो क्या मतलब है इस बात का? सो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान के चलिए संसद ने कानून बनाया, जो कानून समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक डीपीएसपी है, और इस कानून में 20 धाराएं हैं। तो पहले मैंने आपसे बोला था कि ये जो 20 धाराएं हैं इनमें से 5 धाराएं ऐसी हैं जो धर्म की स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा उल्लंघन कर रही हैं। सो इनको तो न्यायालय क्या करेगा? अवैध घोषित कर देगा। लेकिन जो बची हुई 15 धाराएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि उनके बीच और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता है। यानी कि या तो वो पूर्णतः धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और यदि कर भी रहे हैं तो वो ना के बराबर है, यानी कि उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मान के चलिए ऐसी स्थिति है कि ये जो 20 की 20 धाराएं हैं, ये जो 20 के 20 सेक्शंस हैं, वो धर्म की स्वतंत्रता का पूर्णतः उल्लंघन कर रहे हैं, राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पूरी तरह से वायलेशन कर रहे हैं। यानी कि यदि इन धाराओं को लागू किया गया तो ये धर्म की स्वतंत्रता का पूर्णतः नाश कर देंगे। सो ऐसी अवस्था में अब केवल एक व्याख्या संभव है, यानी कि या तो अब कोर्ट को फंडामेंटल राइट को बचाना होगा या फिर डीपीएसपी को बचाना होगा। सो ऐसी अवस्था में कोर्ट क्या करेंगे कि जो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, भले ही वो किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया हो, उस कानून को अवैध घोषित कर देंगे, यानी कि नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर देंगे।
सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 एंड प्रिवी पर्सेस एक्ट 1971, प्रिवी पर्सेस Abolition Act 1971 as unconstitutional because even these laws were there to achieve DPSP under Article 39 Clause B and Article 39 Clause 3. They were violating fundamental right under Article 14, 19 Clause 1 Subclause F, 19 Clause 1 Subclause G and 31. सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि इस व्याख्या के कारण, कौन सी? ए वाली व्याख्या के कारण, इस व्याख्या के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 और प्रिवी पर्स अधिनियम 1971 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि भले ही ये कानून अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 खंड गा और अनुच्छेद 39 खंड गा के तहत डीपीएसपी को लागू करने के लिए थे, लेकिन वे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड चा, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड छा एवं 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे। ओके, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि फ्रेंड्स, पार्लियामेंट यानी कि संसद ने क्या किया कि संसद ने 2 अधिनियम बनाए। सबसे पहला अधिनियम था बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 यानी कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969, और दूसरा एक्ट था प्रिवी पर्सेस एक्ट 1971। अब ये जो दोनों के दोनों अधिनियम थे उनको इसलिए लागू किया गया था कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी यानी कि अनुच्छेद 39 खंड खा और अनुच्छेद 39 खंड गा के तहत जो डीपीएसपी दिए गए हैं उनको लागू किया जा सके। अब अनुच्छेद 39 खंड खा और अनुच्छेद 39 खंड गा क्या है, यदि आपको पढ़ना है इस बात को तो आप पिछले लेक्चर को पढ़ें, उसमें मैंने इनको काफी डिटेल में समझाया है। ओके, ये जो दोनों एक्ट थे यानी कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 और प्रिवी पर्सेस एक्ट 1971, इन दोनों एक्ट्स को इसलिए लागू किया गया था ताकि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के तहत जो डीपीएसपी दिए गए हैं उनको लागू किया जा सके। ओके, लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए, जैसे कि जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट था यानी कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम था, उसमें क्या था कि पहले जो बैंक्स थे वो प्राइवेट थे, यानी कि बैंक्स का जो स्वामित्व था वो निजी व्यक्तियों के हाथों में था। लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बाद क्या किया गया कि जो निजी व्यक्ति थे जिनके पास बैंक का स्वामित्व था, उन सरकार ने उनसे स्वामित्व छीनकर अपने पास ले लिया, यानी कि सरकार ने निजी व्यक्तियों से बैंकों का स्वामित्व छीनकर, बैंकों की ओनरशिप को छीनकर अपने हाथों में ले लिया। अब डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो व्यक्ति इन बैंक के मालिक थे पहले, वो बैंक उन व्यक्तियों की प्रॉपर्टी थी और सरकार ने क्या किया, उन व्यक्तियों से उनकी प्रॉपर्टी छीन ली। यानी कि सबसे पहले तो सरकार ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड चा और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 में क्या दिया हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करेंगे तो डेफिनेटली आप उससे उसकी संपत्ति का अधिकार छीन रहे हैं। उसके बाद बैंकिंग उनका प्रोफेशन भी था, उनका बिजनेस था, उनका व्यापार था, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 6 कहता है कि हर व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार है, अपनी मर्जी का व्यवसाय करने का अधिकार है, यानी कि आप उनसे उनका व्यापार करने का अधिकार भी छीन रहे हैं। ये जो कानून थे वो वास्तव में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। तो चूंकि री केरला एजुकेशन बिल में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि यदि केवल एक व्याख्या संभव हो, यानी कि यदि जो कानून है वो मौलिक अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी अवस्था में कानून को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल यही किया गया कि जो बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 था और जो प्रिवी पर्स अधिनियम 1971 था उसको अवैध घोषित कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, however, Parliament held that the judgment of the court was coming in the way to enact social legislation to bring reform in rather section of the society. यानी कि अब संसद का कहना था कि न्यायालय का निर्णय समाज के हित में सामाजिक सुधार लाने के लिए कानून बनाने में बाधक बन रहा है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अब संसद का कहना यह था कि जब भी हम कोई कानून बनाते हैं जो समाज के हित में हो, जब भी हम कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो पूरे देश के हित में हो, जो सामाजिक सुधार लाने वाला हो, तो न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर देता है। तो ऐसे कैसे हम देश में सामाजिक सुधार ला पाएंगे? अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संसद ने क्या किया कि पार्लियामेंट
through 25th Amendment Act 1971 amended the Constitution and added Article 31 कैपिटल C। यानी कि 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से संसद ने संविधान में संशोधन किया और अनुच्छेद 31 गा को जोड़ दिया। सो अब संसद ने क्या किया कि संसद ने संविधान में किया संशोधन, और संविधान में संशोधन करके एक नए अनुच्छेद को, एक नए आर्टिकल को जोड़ दिया गया, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 31 कैपिटल C, यानी कि अनुच्छेद 31 गा। सो आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 31 गा या आर्टिकल 31 कैपिटल C कहता क्या था। सो आर्टिकल 31 कैपिटल C कहता था कि इफ स्टेट एनेक्ट्स अ लॉ टू गिव इफेक्ट टू प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C। सो इफ स्टेट enacts a law to give effect to principles under Article 39B and Article 39C, and in the process, if the law violates fundamental right under Article 14, 19 and 31, then the law shall not be declared invalid only on this ground, and no such law can be questioned in the court of law। यानी कि यदि राज्य अनुच्छेद 39 खा एवं अनुच्छेद 39 गा के तहत सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून लागू करता है, और यदि इस प्रक्रिया में कानून अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह कानून केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा एवं इस तरह के किसी भी कानून पर अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, इस बात का ये मतलब है कि मान के चलिए यदि राज्य ने कोई कानून लागू किया एवं राज्य ने उस कानून को लागू इसलिए किया है ताकि वो अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 गा के तहत दिए गए डीपीएसपी को लागू कर सके, लेकिन अब जो एक कानून है यदि वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी अवस्था में भी उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, और उसके अलावा ऐसे किसी भी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सो क्या मतलब है इस बात का? सो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। सो मान के चलिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 39 क्लॉज C क्या है? आर्टिकल 39 गा क्या कहता है? सो आर्टिकल 39 क्लॉज C कहता है कि स्टेट शुड ट्राई to prevent the concentration of wealth in few hands। okay, means government should try to prevent the concentration of wealth in few hands। यानी कि राज्य इस बात का प्रयास करे कि जो धन है, संपत्ति है, वो केवल कुछ हाथों में केंद्रित ना हो जाए, यानी कि राज्य धन के संकेंद्रण को प्रतिबंध करने का प्रयास करे। यानी कि सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में ना हो। ओके, स्टेट शुड ट्राई टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में ना हो। ओके, सो मान के चलो फ्रेंड्स कि संसद ने एक कानून बनाया और संसद अब इस डीपीएसपी को प्रभाव देना चाहता है। सो मान के चलिए फ्रेंड्स, संसद का अब एम क्या है कि संसद आर्टिकल 39 क्लॉज C के तहत दिए गए डीपीएसपी को प्रभावी बना सके, उसको लागू कर सके। सो इसको लागू करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया। सो अब वो कानून क्या है? तो मान के चलिए वो कानून ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस व्यक्ति को अपनी आय का 50% हिस्सा गरीब लोगों के कल्याण के लिए खर्च करना होगा। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा कानून है जिससे जो धन है उसका संकेंद्रण कुछ व्यक्ति के हाथों में रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितने भी पैसे कमाएगा उसका आधा पैसा उसे गरीब लोगों के कल्याण में खर्च करना होगा। ओके, सो ये जो कानून है ये आसानी से धन के संकेंद्रण को कुछ हाथों में जाने से रोक देगा। सो अब मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति की आय 20 लाख रुपए है, सो डेफिनेटली उसको 10 लाख रुपए मतलब जो उसकी आय का 50% है। तो यदि किसी व्यक्ति की आय 20 लाख रुपए है तो अब उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए गरीब व्यक्तियों के कल्याण में खर्च करने होंगे। ओके, अब फ्रेंड्स व्यक्ति ने जो पैसा कमाया है वो उसकी संपत्ति है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31 यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 4 और अनुच्छेद 31 ये दोनों देते थे संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि डेफिनेटली ये जो कानून है वो राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रहा है। सो अब चूंकि कानून जो बनाया गया है वो आर्टिकल 39 क्लॉज C यानी कि अनुच्छेद 39 खंड गा को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है,
और यदि ये कानून भले ही आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर रहा है तो भी इस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, तो भी इस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता और इस कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कहता था आर्टिकल 31 कैपिटल सी। सो आर्टिकल 31 कैपिटल सी कहता था कि कोई भी कानून जो आर्टिकल 39 खा मतलब आर्टिकल 39 खंड खा और आर्टिकल 39 खंड घा यानी कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया हो और यदि वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट करता हो, उसका उल्लंघन करता हो, तो भी उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद फ्रेंड्स 25th अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन केशवानंद भारती वर्सेस केशवानंद भारती केस 1973 बट द कोर्ट upheld its validity though it struck down the clause that law cannot be challenged in the court। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को केशवानंद भारती मामले 1973 में चुनौती दी गई लेकिन अदालत ने इसे बरकरार रखा। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया गया था कि अनुच्छेद 31 कैपिटल सी यानी कि अनुच्छेद 31 गा को संविधान में जोड़ दिया गया था। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो पूरी तरह से सही है, वो संवैधानिक है और जो आर्टिकल 31 कैपिटल सी है यानी कि अनुच्छेद 31 गा है वो पूर्णतः संवैधानिक है और सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अदालत ने इसकी वैधता को बरकरार रखा। लेकिन फ्रेंड्स अदालत ने इसे अमान्य घोषित कर दिया कि इस कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 31 कैपिटल सी ये भी कहता था कि ऐसे किसी भी कानून को चुनौती अदालत में नहीं दी जा सकती है जो आर्टिकल 31 कैपिटल सी के तहत बनाया गया हो, लेकिन अदालत ने इस बात को अमान्य घोषित कर दिया। तो अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है, उस कानून को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स देन पार्लियामेंट इलेक्टेड 42nd Amendment Act 1976 which among other things amended Article 31 कैपिटल सी यानी कि उसके बाद संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया जिसमें अन्य बातों के साथ अनुच्छेद 31 कैपिटल सी में संशोधन किया गया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अब संसद ने पुनः संविधान में संशोधन किया और इस बार संसद ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 31 गा की भाषा को बदल दिया, उसमें भी संशोधन कर दिया। आइए देखते हैं कि संसद ने 31 गा की नई भाषा क्या बनाई। क्या थी आर्टिकल 31 कैपिटल सी की नई लैंग्वेज? इफ स्टेट एनेक्ट्स अ लॉ टू गिव इफेक्ट टू एनी डीपीएसपी एंड इन द प्रोसेस द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31 देन द लॉ शैल नॉट बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि यदि राज्य किसी भी डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कानून लागू करता है और इस प्रक्रिया में कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कानून को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? पहले जब आर्टिकल 31 कैपिटल सी बनाया गया था, अनुच्छेद 31 गा बनाया गया था, तब ये कहा गया था कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो अनुच्छेद 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी को लागू करने के लिए बनाया गया हो और वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 31 कैपिटल सी में यह डाल दिया गया कि अब यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो किसी भी डीपीएसपी को प्रभाव देने के लिए बनाया गया हो, यानी कि पहले केवल था आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी को प्रभाव देने के लिए बनाया गया हो, लेकिन अब है किसी भी डीपीएसपी को प्रभाव देने के लिए बनाया गया हो, भले ही वो आर्टिकल 38 हो, 39 हो, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 वो कोई सा भी डीपीएसपी हो। ओके, यदि सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो किसी भी डीपीएसपी को प्रभाव देने के लिए बनाया गया हो और यदि वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत दिए गए हैं तो भी अब उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, तो भी अब उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। subsequently through 44th Constitutional Amendment Act 1978,
पार्लियामेंट रिमूव्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संसद ने अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 4 और अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। सो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 4 क्या था और अनुच्छेद 31 क्या था? तो इन दोनों में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। जब संसद ने 44वें बार संविधान में संशोधन किया तो संसद ने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया। अब जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार नहीं बचा था। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मिनर्वा मिल केस 1980, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस 1980। क्या हुआ मिनर्वा मिल्स केस 1980 में? सुप्रीम कोर्ट turned down the changes brought in Article 31 capital C through 42nd Amendment Act on the grounds that it was disturbing the balance between Part 3 and Part 4 of the Constitution, which itself is the part of basic structure of the Indian Constitution. And then court also declared that the power of judicial review of the court cannot be taken away. यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 गा में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए परिवर्तनों को इस आधार पर ठुकरा दिया, अवैध घोषित कर दिया कि यह संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन को बिगाड़ रहा है, जो स्वयं भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ओके, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब आर्टिकल 31 कैपिटल सी को यानी कि अनुच्छेद 31 गा को शुरुआत में बनाया गया तो उसमें ये कहा गया था कि यदि कोई भी कानून जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी यानी कि अनुच्छेद 39 खंड बी अनुच्छेद 39 खंड खा और अनुच्छेद 39 खंड गा को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया हो और यदि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो भी उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया तो 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 39 क्लॉज बी और अनुच्छेद 39 क्लॉज सी की जगह उठाकर कर दिया एनी डीपीएसपी, यानी कि कोई भी डीपीएसपी, यानी कि कोई भी राज्य की नीति का निदेशक तत्व। यानी कि अब क्या कर दिया गया कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया हो और यदि वो कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भी उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो पहले जब तक ये था कि राज्य ऐसा कोई कानून बनाए जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के तहत दिए गए डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया हो, तब तक तो बात सही थी। लेकिन अब इन्होंने उठा के क्या कर दिया कि वो किसी भी डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया हो, यानी कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो किसी भी डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया हो, जो किसी भी डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया हो और यदि वो कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस आधार पर उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अब न्यायालय का कहना था कि 42वें संविधान संशोधन ने जो अनुच्छेद 31 गा में बदलाव किए हैं वो बदलाव असंवैधानिक हैं, वो बदलाव अवैध हैं। और क्यों है अवैध? क्योंकि ये जो बदलाव है वो संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच के संतुलन को खराब कर रहा है, संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच के संतुलन को बिगाड़ रहा है। भाग 3 कौन सा है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 कौन सा है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31 गा में जो बदलाव किए हैं वो बदलाव संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और ये जो संतुलन है ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और संसद के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वो संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल ढांचे को बदल सके। यानी कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता, किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकता। यानी कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो असंवैधानिक हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए बदलावों को जो अनुच्छेद 31 गा में किए गए थे उनको अवैध घोषित कर दिया और अनुच्छेद 31 गा जैसा पहले था उसको फिर से वैसा बना दिया गया। उसके बाद फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
अदालत ने यह भी घोषित किया कि न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को छीना नहीं जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसे न्यायालय से नहीं छीना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। देश की संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को छीन ले। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है आर्टिकल 31 कैपिटल सी की। ओके, क्या है प्रेजेंट कंडीशन? अंडर आर्टिकल 31 कैपिटल सी, 2 DPSP अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी कैन प्रिवेल ओवर 2 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। यानी कि अनुच्छेद 31 गा के अनुसार अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 गा के तहत दिए गए DPSP अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को अधिलेखित कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 खंड खा और अनुच्छेद 39 खंड गा, यानी कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया हो, और यदि वह कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो भी उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। यह है वर्तमान स्थिति। उसके बाद फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि जो DPSP हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 37 कहता है कि जो DPSP हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, यानी कि वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि जो DPSP हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल क्यों नहीं हैं? फ्रेंड्स, DPSP are not enforceable because in 1950 we didn't have enough resources to provide everything। यानी कि DPSPs न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है क्योंकि 1950 में हमारे पास सब कुछ प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ओके, 1925 में जब हमारा संविधान बना था और हमारा देश भी बिल्कुल नया बना था, हमारा देश बिल्कुल नया था, तो हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे कि हम देश की जनता को हर एक चीज प्रोवाइड करवा सकें, देश की जनता को हर एक चीज प्रदान कर सकें। जैसे कि फ्रेंड्स, अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि वह समान सिविल संहिता को प्राप्त कर सके, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव कर सके। अब जो ये समान सिविल संहिता है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको प्राप्त करने के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत अधिक आवश्यक है, सिटीजन्स का कॉन्शियस होना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन आप एक बात को इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में आज भी कितनी जागरूकता है, तो 1950 में कितनी जागरूकता होगी। 1950 में जो देश के नागरिक थे, जो देश के लोग थे, वो इतने अधिक जागरूक नहीं थे कि वो समान सिविल संहिता को अपना सकें, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना सकें। और सही बात तो यह है कि आज भी हमारे देश के लोग इतने अधिक जागरूक नहीं हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना सकें या समान सिविल कोड को, समान सिविल संहिता को अपना सकें। ओके, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर देश की आबादी का क्या हाल है आप लोग भी जानते हैं। जो देश की ज़्यादातर आवाम है वो आज भी इस बात के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है, पूर्णतः जागरूक नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को या समान सिविल संहिता को अपना सके। मैं एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। जैसे कि फ्रेंड्स, आर्टिकल 45 क्या कहता है कि स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो मुफ्त में एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। पहले क्या था? पहले मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जानी थी, लेकिन अब जो 6 से 14 वर्ष की जगह अब क्या कर दिया गया है, 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से कम की है। अब फ्रेंड्स, 1950 में हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पर्याप्त स्कूल खोल सके और शिक्षकों को तनख्वाह दे सके। ओके, 1950 में देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतने स्कूल खोल सके और इतने शिक्षकों को तनख्वाह दे सके कि देश के हर बालक को, देश में हर बालक को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन जैसे जैसे देश ने विकास किया, देश के पास संसाधन बढ़े और देश के पास पैसा बढ़ा, तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी है उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो संसद ने क्या किया, संविधान में संशोधन किया और संविधान में एक नए अनुच्छेद को जोड़ दिया, और वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21
का यानी कि आर्टिकल 21 कैपिटल ए। और आर्टिकल 21 कैपिटल ए क्या कहता है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बीच के उम्र के बच्चे हैं उन सभी को राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो जब हमारे देश के पास पर्याप्त संसाधन हो गए तो इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, और जैसे ही मौलिक अधिकार बन गया यानी कि अब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल है, यानी कि इस गोल को, इस लक्ष्य को हमने अचीव कर लिया। तो उसके बाद आर्टिकल 45 में क्या कर दिया गया कि अब जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम की है उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, जो डीपीएसपी हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, यानी कि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो संविधान के किसी और भाग से निम्न है, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने संविधान के और दूसरे भाग हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो यदि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डीपीएसपी संविधान के किसी और भाग से कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में डीपीएसपी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि संविधान के अन्य भाग महत्वपूर्ण हैं। ओके, लेकिन बात यह है कि इनमें जो लक्ष्य दिए हुए हैं, इनमें जो गोल्स दिए हुए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक संसाधन और समय की आवश्यकता थी, इसलिए किसी भी टाइम को निर्धारित नहीं किया गया और इसीलिए इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया कि सरकार को बाध्य किया जा सके इनको प्राप्त करने के लिए। ओके, सो इस बात को सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन जुट जाएं और सरकार को लगे कि सही समय है इनको प्राप्त करने का, तो उस वक्त सरकार इनको प्राप्त कर लेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी का महत्व क्या है, क्या महत्व है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड आउट that these principles act as testing ground to measure the performance of the government। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये सिद्धांत सरकार के प्रदर्शन को मापने के लिए परीक्षण के आधार के रूप में कार्य करते हैं। एनी गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल शैल हैव टू implement them, otherwise it will be answerable to people in the next election। यानी कि कोई भी सरकार जो लोगों के प्रति जिम्मेदार है वह उन्हें लागू करेगी, अन्यथा उसे अगले चुनाव में लोगों को जवाब देना होगा। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी कि दल वाली राजनीति है। तो जैसे कि यहाँ पर हम किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 4 हाइपोथेटिकल पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि कल्पनीय एक हाइपोथेटिकल राजनीतिक दलों को इमेजिन करते हैं। तो मान के चलिए देश में 4 राजनीतिक दल हैं। पहला राजनीतिक दल है पॉलिटिकल पार्टी ए, दूसरी है पॉलिटिकल पार्टी बी, तीसरी है पॉलिटिकल पार्टी सी और चौथी है पॉलिटिकल पार्टी डी। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र में पॉलिटिकल पार्टी बी की सरकार है, यानी कि राजनीतिक दल बी की सरकार केंद्र में है। अब इस बात का ये मतलब है कि यदि राजनीतिक दल बी की सरकार जो है वो देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार है, यानी कि उसको देश के लोगों की वास्तव में फिक्र है, वह देश के लोगों के प्रति वास्तव में चिंतित है, वह वास्तव में देश के लोगों का भला करना चाहती है, उनका कल्याण करना चाहती है। तो यदि वह सरकार देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार है, यदि वह वास्तव में लोगों का कल्याण करना चाहती है, तो जब भी वह सरकार कोई भी कानून या कोई भी नीति बनाएगी, कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी बनाएगी, तो वह उस कानून या पॉलिसी को, यानी कि उस कानून या उस नीति को डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार बनाएगी। ओके, यानी कि वो जब भी कोई नीति या जब भी कोई कानून बनाएगी तो वो डीपीएसपी में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार बनाएगी। और यदि वह सरकार ऐसा नहीं करती है, यानी कि यदि वह अपने कानून और नीतियों को डीपीएसपी के अनुसार नहीं बनाती है, तो फिर अब वो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। लोगों के प्रति जवाबदेह से क्या मतलब है कि जब अगले चुनाव में इस पार्टी के लोग लोगों से वोट मांगने जाएंगे तब लोग उनको वोट नहीं देंगे और इस प्रकार से लोग उनको दंडित करेंगे। हम इस बात से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि these principles may not be enforceable in the court of law but they are enforceable in the court of people। यानी कि भले ही ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन वे जनता की अदालत में प्रवर्तनीय हैं। यानी कि भले ही यदि सरकार इन सिद्धांतों को लागू ना करे तो न्यायालय इनको बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन लोग इनको दंडित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि जब अगले चुनाव में वो राजनीतिक दल लोगों से वोट मांगने जाएगा तो लोग उसको वोट नहीं देंगे और इस प्रकार लोग उसको दंडित करेंगे। इस बात का ये मतलब है कि डीपीएसपी जो है
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को अच्छे से लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस चैनल के बारे में कम से कम ऐसे 10 लोगों को बताएं जो किसी भी स्टेट पीएससी या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हों। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सभी लोग आईएएस ऑफिसर बने। फ्रेंड्स, चूंकि कल न्यू ईयर है तो कल आप लोगों का अवकाश रहेगा, तो आप लोग अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।